तो बच्चों, हम रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं देखेंगे। पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2NO से N2 और O2 में विखंडन होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान -180.5 किलो जूल आता है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें उत्पाद की जो कुल ऊष्मा होती है, उत्पाद की पूर्ण ऊष्मा जो होती है वो कम होती है। इस कारण इसको माइनस में ऋणात्मक मान में ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना? मतलब इसमें उत्पाद की जो पूर्ण ऊष्मा होती है अभिकारक की पूर्ण ऊष्मा से क्या होती है? कम होती है। इस कारण इसको माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया? मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है जी, है ना? उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने लिया 2NO गैस, अब गैसीय अवस्था में है। 2NO का विखंडन होता है N2 गैसीय स्टेट में प्लस O2 गैसीय स्टेट में, और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है -180.5 किलो जूल होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड अभिक्रिया देखें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसमें जो उत्पाद बनेगा उसका पूर्ण ऊष्मा क्या होगी? अभिकारक की तुलना में ज्यादा होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल लें। 2N गैसेस स्टेट, 2O गैसेस स्टेट में है, ये गैसीय अवस्था में है ना? इससे NO का निर्माण होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन प्लस में आएगा, क्योंकि उत्पाद की जो पूर्ण ऊष्मा है वो अभिकारक से क्या होती है? ज्यादा होती है। अभिकारक की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से एंथैल्पी परिवर्तन ΔH का मान प्लस में आएगा, प्लस 180.5 किलो जूल। ठीक, समझ आ गया है ना? इसमें क्या हो रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? NO बना रहे हैं, जिसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान प्लस में आएगा, 180.5 किलो जूल होगा। ठीक जी, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है, ऋणात्मक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक में आएगा, और ऊष्माशोषी में एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या आएगा? धनात्मक में आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया में उत्पाद का जो पूर्ण ऊष्मा का मान है अभिकारक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इस वजह से ऋणात्मक में आता है। ऊष्माशोषी में उत्पाद
कि पूर्ण ऊष्मा का मान अभिकारक की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, इस वजह से क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें। किसी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का उद्गम कैसे होता है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का उद्गम देखें। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्रियाकारक के अणुओं में जो बंध होता है वो टूटता है। क्रियाकारक के अणुओं में जो बंध होता है वो क्या होता है, टूटता है, और क्रियाकारक के अणुओं में जो बंध होता है वो टूटेगा। उसी प्रकार से जो क्रियाफल बनेगा, क्रियाफल का निर्माण जो होगा उसमें बंध जुड़ेगा। ठीक है, तभी कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। क्रियाकारक में बंध टूटता है और क्रियाफल में बंध क्या होता है, जुड़ता है। बंध टूटने से ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा ज्यादा लगेगी, और इसमें ऊर्जा जुड़ेगा तो अवशोषित होगी। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा होता है। ठीक है, अब ये दोनों अभिक्रिया है ना, क्रियाकारक में बंध बनना और क्या होना, क्रियाफल में जुड़ना है ना, तो दोनों के ऊर्जाओं के बीच में अंतर होता है। दोनों के ऊर्जाओं के बीच में क्या होता है, अंतर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिक्रिया ऊष्मा कहेंगे। ठीक है जी, कोई उदाहरण लें, जैसे हम HCl का बनना देखें। HCl का बनना देखते हैं। जैसे HCl का बनना देखें तो H और Cl मिलकर क्या बनाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें हाइड्रोजन बंध टूटता है ना, बंध यहां पर क्या होगा, टूटेगा। टूटने के फलस्वरूप एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना आएगा, इसका एंथैल्पी परिवर्तन H टूटेगा नहीं, सॉरी, ये जुड़ेगा। बंध टूटने, जुड़ेगा नहीं,
टूटेगा, है ना। बंध टूटने में अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा, है ना। H, ये जो बॉन्ड है, ये जो बंध है वो ब्रेक होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है बीच में वो क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। तो बंध टूटने में अवशोषित ऊष्मा H प्लस H अलग अलग हो जाएगा, टूटेगा। तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन का मान, अवशोषित हो रही ऊष्मा तो प्लस में होगा, है ना। अवशोषित हो रही ऊष्मा तो प्लस में आएगा, प्लस 437 किलो जूल आएगी। ठीक, उसी प्रकार से जैसे क्लोरीन क्लोरीन दोनों के मध्य जो बंध है वो टूटेगा, तो इसमें अवशोषित ऊष्मा का मान क्या आएगा, Cl बंध टूटेगा तो ये अलग हो जाएगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन में। तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान प्लस 244 किलो जूल होगी। ठीक है, समझ में आई है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से एंथैल्पी परिवर्तन प्लस 437, उसमें अवशोषित ऊष्मा। क्लोरीन टूटने से उसमें अवशोषित एंथैल्पी परिवर्तन का मान प्लस 244 किलो जूल होगा। ठीक है जी। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, तो इसका एंथैल्पी परिवर्तन डेल H का मान क्या होगा, माइनस 433 किलो जूल आएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। ठीक जी। अब हम एंथैल्पी परिवर्तन देखें। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। इसमें अवशोषित ऊष्मा, हाइड्रोजन में अवशोषित ऊष्मा बंध टूटने से, क्लोरीन में बंध टूटने से अवशोषित ऊष्मा, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब इसके एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा, जुड़ेगा। ये और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आएगा क्या, 437 किलो जूल ऊष्मा प्लस 244 किलो जूल ऊष्मा। ठीक, माइनस हो जाएगा 2 इंटू 433 किलो जूल का। ठीक है, ये 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि यहां पर कितने हैं, 2 हैं, 2 अणु है ना यहाँ पर। HCl का कितना है, 2 है ना, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। इसको हल करें तो क्या आएगा, डेल H बराबर 7 4 11 1, जोड़िए 7 4 11 1, 5 और ये 3 8 होगा, और 4 और 2 6 होगा, 681 किलो जूल ऊर्जा। माइनस इसको गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 होगा, और 4 दूनी 8 होगा, 866 किलो जूल ऊर्जा। ठीक, ये दोनों को घटाएंगे तो एंथैल्पी का मान माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, 866 है ना। दोनों को आप घटाएंगे तो ये आता है माइनस 185 किलो जूल ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से एंथैल्पी परिवर्तन का उद्गम होता है। किसी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का उद्गम इस प्रकार से होता है, बंध के टूटने से और बंध के जुड़ने से। ठीक, ये समझ आया। अब देखिए यहां पर मैंने बताया कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, भाई बंध टूट रहा है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो प्लस में आ रहा है, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। माइनस में जब एंथैल्पी का मान आ रहा है तो क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी, मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। ठीक, तो इसको अपन ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो अभिक्रिया के पथ और ऊष्मा ऊर्जा या एंथैल्पी के मध्य अपन ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ खींचें, तो क्या मिलेगा हमको,
दो अभिक्रियाएं होंगी, एक ऊष्माक्षेपी और क्या, एक ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी के लिए अपन ग्राफ देखें तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एंथैल्पी और अभिक्रिया पथ पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए ये अभिक्रिया का पथ, अभिक्रिया पथ, और ये एंथैल्पी। ठीक है, इन दोनों के मध्य अपन ग्राफ देखें, ऊष्मा ऊर्जा या एंथैल्पी या अभिक्रिया पथ के मध्य अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें अभिकारक ऊष्मा हम देख रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक की पूर्ण ऊष्मा का जो मान होता है वो ज्यादा होता है। अभिकारक की जो पूर्ण ऊष्मा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। ये अभिकारक और ये उत्पाद हमको यहां प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक की पूर्ण ऊष्मा से उत्पाद की पूर्ण ऊष्मा का मान क्या आता है, कम आता है। इस वजह से क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं डेल एच बराबर, एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1। ये हमको मालूम है, पहले देख चुके हैं इसको। ठीक है जी, है ना। और ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये जो मान आएगा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक, ये हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। इसमें जो मान आएगा ऋणात्मक आएगा। इसके बाद हम देखें ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए देखें, इसमें भी एंथैल्पी और अभिक्रिया के पथ पर अपन ग्राफ खींचें। एंथैल्पी और ये अभिक्रिया का पथ, दोनों के मध्य अपन ग्राफ खींचें तो ऊष्माशोषी में मैंने बताया है कि ऊष्माशोषी में क्या होता है, अभिकारक का जो पूर्ण ऊष्मा होती है वो क्या होती है, कम होती है। उत्पाद की जो पूर्ण ऊष्मा होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ अभिकारक हमको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि अभिकारक की जो पूर्ण ऊष्मा है वो क्या है, कम है, और उत्पाद की पूर्ण ऊष्मा क्या है, ज्यादा है। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल H बराबर E2 माइनस E1। ये क्या आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, ये धनात्मक आएगी। क्यों धनात्मक आएगी, क्योंकि अभिकारक की पूर्ण ऊष्मा का मान क्या है, कम है, और उत्पाद की पूर्ण ऊष्मा का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो समझ आ गया ये, हाँ ठीक है, समझ आया ये। आगे बढ़े तो ये रहा आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन कैसे होता है। ठीक,
इसके बाद हम आगे बढ़ें तो मैंने बताया था अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में। अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में क्या बताया था? अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में कि बंध, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटता है ना, और क्या होता है? जुड़ता है बंध। ठीक है, तो टूटेगा तो ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा तो ऊर्जा खर्च होगी, और बंध बनेगा तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होगी। तो ये दोनों ऊर्जाओं के बीच में जो अंतर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। ठीक, तो इन्हीं अभिक्रिया ऊष्मा का हम प्रकार देखें। अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार, ऊष्माओं के प्रकार। अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार, एक ही मतलब है। अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार। पहला प्रकार है उदासीनीकरण की एंथैल्पी। उदासीनीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण की एंथैल्पी को उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हम अभिक्रिया ऊष्मा का प्रकार में पहला प्रकार देख रहे हैं, उदासीनीकरण की एंथैल्पी या उदासीनीकरण की ऊष्मा। क्या होता है उदासीनीकरण की एंथैल्पी? तो निकाय की एंथैल्पी में वह परिवर्तन, निकाय की एंथैल्पी में वह परिवर्तन जो किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक तनु विलयन में, 1 ग्राम तुल्यांक तनु विलयन में, क्या बोला मैंने? किसी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन जो किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक तनु विलयन में किसी क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा पूर्णतः उदासीन करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार और देखिए, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन वह परिवर्तन है जो किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक तनु विलयन में किसी क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक, है ना, किसी क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा पूर्णतः आयनित होती है। ठीक है, पूर्णतः क्या होती है? उदासीन करने पर प्राप्त होता है, सॉरी आयनित नहीं, उदासीन करने पर प्राप्त होती है। ठीक, निकाय की एंथैल्पी में वह परिवर्तन जो किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक तनु विलयन में किसी क्षार के ग्राम तुल्यांक द्वारा उदासीन करने पर हमको प्राप्त होता है। ये उदासीनीकरण की क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। इसे उदासीनीकरण की भी ऊष्मा कहा जाता है। ठीक, अब उदाहरण देख लें। इसमें उदाहरण कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। उदाहरण है ना, इसमें जैसे HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। प्लस अपन ले लेते हैं प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक्वा, इसका मतलब समझते हो ना? समझ आता है इसका? एक्वा है ना, एक्वा मतलब पानी। ठीक है, अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? NaCl प्लस पानी बनेगा। ठीक है, ये जो होगा लिक्विड और ये जो होगा एक्वा में, लिक्विड होगा और एक्वा होगा। इसके एंथैल्पी का मान -57.1 किलो जूल होगी। ठीक है, ठीक है, उदाहरण हमने लिया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का।
ठीक, इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, उत्पाद बनने के बाद जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसका मान क्या आएगा, -57.1 किलो जूल आएगा। और देखें तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वा प्लस आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेते हैं, तो ये जो है LiCl प्लस आपका H2O उत्पाद बनाता है लिक्विड, और ये एक्वा होगा। इसमें भी एंथैल्पी का मान -57.1 किलो जूल आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें तो HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक जो अम्ल है, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। इसमें हम प्रबल क्षार मिलाएं, NaOH मिलाएं, तो ये जो है NaNO3 में बदल जाता है और पानी बनाता है। एंथैल्पी का मान इसमें भी -57.1 किलो जूल आता है। ठीक है ना। तो हम जितना भी उदाहरण देखें, ये सब उदासीनीकरण की एंथैल्पी के उदाहरण हैं, और सभी में देखिए इसमें एंथैल्पी का मान, इसमें भी -57.1 किलो जूल, यहां भी -57.1 किलो जूल, यहां भी वही आ रहा है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने से हमेशा जो एंथैल्पी का मान है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान -57.1 किलो जूल ही होता है। ठीक है, अन्य उदाहरण भी ले सकते हो आप, दूसरा आप उदाहरण ले लीजिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, तो इतना ही आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। समझ में आई बात, ये समझ आ गया। हम और अन्य उदाहरण लेके देखें तो उतना ही एंथैल्पी का मान आएगा। इसके बाद देखिए, हम यदि इसमें हम इसको एक चीज और, इसको आयनिक सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं, आयनिक सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। हम इसको आयनिक सिद्धांत के अनुसार समझने का प्रयास करें तो आयनिक सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया H प्लस A माइनस B प्लस प्लस OH माइनस रिएक्शन होकर A माइनस प्लस B प्लस प्लस H2O ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये सभी एक्वा फॉर्म में होंगे। एक्वा लिख लेते हैं सब में। ठीक है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान डेल H का मान -57.1 किलो जूल आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए हमने आयनिक सिद्धांत के अनुसार जो हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब हम उदासीनिक दोनों को मिलाते हैं तो हमको जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान मिलता है वो समान होता
है ना। तो इसको समझने के लिए हम आयनिक सिद्धांत के अनुसार देखें तो जैसे H प्लस हम कोई भी मान लेते हैं, जैसे A माइनस प्लस B प्लस प्लस OH माइनस, कोई अभिक्रिया हो रही है, इसके जगह आप कोई दूसरा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार रख सकते हैं, ठीक है। इस बराबर A माइनस प्लस B प्लस प्लस H2O, एंथैल्पी परिवर्तन का मान आता है -57.1 किलो जूल, ठीक। यहां पर देखिए A और B, A माइनस B माइनस B प्लस, सॉरी A माइनस और B प्लस दोनों कॉमन है, तो इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, दोनों कॉमन है। H प्लस जो बचा उसको लिख लीजिए, है ना, H प्लस प्लस OH माइनस, ये दोनों एक्वा में रहेंगे, एक्वा फॉर्म में, तो बनेगा क्या, H2O लिक्विड। और इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या आएगा, -57.1 किलो जूल आएगा, ठीक है जी। ये समझ आया, है ना। मतलब कोई भी आप ले सकते हो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार कोई भी लो, उसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाला जब एग्जाम्पल लेंगे हम, तो उसमें जितने भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाले एग्जाम्पल आएंगे सभी में एंथैल्पी परिवर्तन का मान -57.1 किलो जूल आएगा, ठीक। अब हम देखें, हम तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का देखें, अब हम मिला के दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का देख लेते हैं। इसमें मान एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना आता है। तो जैसे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार देख लेते हैं। प्रबल क्षार दोनों में एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना आएगा, और दुर्बल क्षार और हम देख लेते हैं प्रबल अम्ल, इन दोनों में एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होगा 57.1 माइनस 57.1 किलो जूल से कम आएगा, ठीक है। हम अभी उदाहरण देखे, क्या देखे, वहां पर क्या था, प्रबल अम्ल और क्या था, प्रबल क्षार था। लेकिन यहाँ पर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल में देखें तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या आएगा, -57.1 किलो जूल से क्या आएगा, कम आएगा, अर्थात इससे अलग आएगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात। आगे बढ़े अपन। इसी में उदाहरण ले लेते हैं, एक आध उदाहरण लेके देखें। जैसे उदाहरण लेते हैं दुर्बल अम्ल जैसे हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। क्या लें, एसिटिक अम्ल CH3COOH, है ना, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और एक प्रबल क्षार ले लेते हैं, प्रबल क्षार, इसको प्रबल क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो अभिक्रिया देखें CH3COH, दोनों में एंथैल्पी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा उसको देखें। तो CH3COH ये एक्वा फॉर्म में रहेगा, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वा फॉर्म, बराबर क्या आएगा, CH3COONA, है ना, प्लस बचेगा क्या, H2O। और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या आएगा, -55
55.23 किलो जूल। ठीक है, ये भी एक्वा फॉर्म में रहेगा और ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक, हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार में एंथैल्पी परिवर्तन देखें, दोनों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन कितना आता है, -55.23 किलो जूल आता है, जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है उससे क्या आता है, अलग आता है, अर्थात कम आता है। ठीक, ये समझ आ गया? ठीक है जी। आगे देखें, यदि हम मान के लेते हैं, इसी को अपन आगे हल करें, तो माना CH3COH अर्थात एस्टिक अम्ल है ना, एस्टिक अम्ल का वियोजन होता है CH3 अर्थात टूटता है CH3COO माइनस आयन में प्लस H+ आयन में। ठीक है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन को अपन मान लेते हैं D किलो जूल, मान के चलते हैं, यहां पर क्या है, D किलो जूल। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक, लेकिन हमको मालूम है, हमने देखा है, क्या देखा है, H+ पानी का बनना, OH- है ना, दोनों का बनना देखा, तो ये H2O बनता है और इसमें एंथैल्पी का मान कितना आता है, हमने आयनिक सिद्धांत के अनुसार देखा है। ठीक है, इसमें एंथैल्पी का मान कितना आता है, -57.1 किलो जूल आता है। ठीक है, ठीक है जी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, देखिए समीकरण 1 और 2, इसको हम ΔH1 मान लेते हैं और एंथैल्पी परिवर्तन फर्स्ट और एंथैल्पी परिवर्तन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब हम दोनों का टोटल देख लेते हैं, दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अर्थात दोनों जो समीकरण हैं उनका मान क्या आएगा देख लेते हैं। मतलब ΔH बराबर ΔH1 प्लस ΔH2। ठीक है, ये जो अभिक्रिया हुई है एस्टिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान आया है -55.23 किलो जूल, तो ये ΔH ये होगा और ΔH1 D के ये माने हैं अपन, है ना, एस्टिक अम्ल का वियोजन कराए हैं तो CH3COO माइनस और H+ में हुआ है। उसी प्रकार हमने पानी का जो बनना है ना, उसको देखा है, तो ΔH2 -57, हम जानते हैं, निकाल चुके हैं आयनिक सिद्धांत के अनुसार से। तो चलिए मान रखें, ΔH का मान क्या है, -55.23 किलो जूल बराबर ΔH1 का मान क्या है, D जिसको जानना है, ज्ञात करना है, DKG प्लस H2 माइनस 57.1 किलो जूल। ठीक है, हमने मान रखा, इसको हल करें। हल करने पर देखिए कितना आएगा, ये -55.23 किलो जूल बराबर आपका D किलो जूल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 57.1 किलो जूल। ठीक है, हमको D
किलो जूल निकालना है, डी निकालना है, तो डी किलो जूल बराबर, उसको इधर पक्षांतर कर दें, ठीक है, उसको इधर क्या करें, पक्षांतर कर दें, तो क्या है ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, है ना। अर्थात ये हो जाएगा 57.1 किलो जूल माइनस 55.23 किलो जूल ऊर्जा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो हमको डी किलो जूल, क्या दोनों की ऊर्जाओं में अंतर निकालने पर क्या आता है, दोनों को घटाएंगे तो 1.8 किलो जूल ऊर्जा हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, जो कि कम है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाकर एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण की ये एंथैल्पी हो गई। एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं, एक आध उदाहरण लेके देखते हैं। और जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे 0.5 मोल 0.5 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड और 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण करने पर, दोनों की उदासीनीकरण करने पर कितनी ऊष्मा मुक्त होगी, कितनी ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, तो इसका हल क्या आएगा, देखिए हल 0.5 मोल HCl, 0.5 मोल HCl और 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से 0.5 मोल H2O बनता है। ठीक है, इसका हल क्या होगा, 0.5 मोल HCl और 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से 0.5 मोल H2O बनता है। ठीक है, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल यहां से NaCl प्लस H2O में ये उदासीन, ये अभिक्रिया उदासीन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो H2O बन रहा है ना, वो कितना बनेगा, 0.5 मोल बनेगा। ये 0. क्या बनेगा, 5 मोल, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अतः मुक्त ऊष्मा की मात्रा देख लेते हैं। मुक्त ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, हम जानते हैं -57.1 किलो जूल, पहले देख चुके हैं, है ना। मुक्त ऊष्मा की मात्रा क्या -57.1 किलो जूल होती है ना, ये हमको मालूम है। पता है नहीं, हमने क्या किया, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेकर क्या कराया, उदासीन करवाया।
अभिक्रिया को क्या किया, उदासीन करवाया, उससे एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान हमको प्राप्त हुआ -57.1 किलो जूल। तो इसी के साथ ये जो 0.5 मोल जो हमको क्या वाटर बन रहा है उसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, 57 ये माइनस नहीं होगा, सॉरी, ये वाटर का है ना, पानी का है, एंथैल्पी परिवर्तन 57.1 किलो जूल। तो ये आपका आएगा क्या, $57.1 किलो जूल इंटू 0.5 मोल। दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5, 3 हासिल, 5 पचे 25, 25 और 3 28, दशमलव लगाइए, 2 अंक बाद लगेगा दशमलव, ये 2 अंक बाद, किलो जूल। इतनी मात्रा में ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई दूसरा और एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या पूछेगा, है ना, 0.5 मोल HCl और 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण करने पर कितनी ऊष्मा मुक्त होती है, उस ऊष्मा की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो हम जानते हैं कि 0.5 मोल HCl और 0.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदासीनीकरण करने पर क्या होता है, 0.5 मोल पानी बनता है, H2O बनता है। और H2O की एंथैल्पी परिवर्तन हमको पहले से मालूम है ना, क्या होता है, 57.1 किलो जूल, अपन पहले देख चुके हैं हम, है ना। तो इसके साथ, है ना, मुक्त ऊष्मा की मात्रा जब निकालेंगे तो 57.1 किलो जूल को 0.5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपका निकल आएगा। ठीक है, समझ आ गया ये, है ना। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण बना सकते हैं। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया और अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार में पहला प्रकार हमने क्या देखा, उदासीनीकरण की एंथैल्पी। ठीक है, जिसे उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहा जाता है। ठीक, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।